नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं 10th बायोलॉजी चैप्टर 4th आनुवांशिकता और जैव विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपके सामने पहला प्रश्न, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई जीव अपने जनक से किस प्रकार भिन्न हो जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन के कारण, दूसरा जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से, दूसरा कारण है ए और बी दोनों, और चौथा कारण है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जीव है वो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण भी अपने जनक से भिन्न हो सकता है और वातावरण में आकर के भी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अपने जनक से भिन्न हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको बताना है शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो नर जनन कोशिका होती है उसे हम शुक्राणु कहते हैं, या एक नरजनन कोशिका होती है। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह भी शुक्राणु होती है, यह भी आपको याद रखना है। और शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वृषण में, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो टेस्टिस या वृषण में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है मानव अनुवांशिकी, जिसको हम सामान्यतः यूजेनिक्स कहते हैं। मानव अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है पादप अनुवांशिकी के जनक हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने प्रकृतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। गाल्टन को जो है वो मानव अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ड्रोसोफिला गैलोनोगेस्टर के नर एवं मादा में कुल कितने क्रोमोसोम हैं। यहाँ पर जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है उसके नर और मादा में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 6 और 6, 8 और 8, 7 और 7, 6 और 8। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला गैलोनोगेस्टर के नर और मादा में कुल 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंग का निर्धारण हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कब होता है। पहला ऑप्शन है निषेचन से पहले, दूसरा ऑप्शन है निषेचन के बाद, तीसरा ऑप्शन है निषेचन के समय, चौथा ऑप्शन है भ्रूण से। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वह निषेचन के समय यह संपूर्ण होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वह निषेचन के समय निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक संकरण का प्रारूपी अनुपात कितना होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक संकर होता है उसका प्रारूपिक अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर प्रारूपी अनुपात से तात्पर्य जीनोटाइप से है। जीनोटाइप पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2:1, तीसरा ऑप्शन है 9:3:3:1, और चौथा ऑप्शन है 1:3:1। तो जो यहाँ पर एक क्रॉस है, एक संकर क्रॉस है, इसका जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1 होता है, तथा जो फिनोटाइप होता है वह 3:1 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने द्विसंकर संकरण के समय F2 पीढ़ी में संततियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में कुल कितनी संतानें प्राप्त होती हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 64, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है चौथा, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 32।
तो जब हम दिशंकर क्रॉस कराते हैं तो उसका जो अनुपात प्राप्त होता है वो 9:3:1 प्राप्त होता है यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है। अगर इनको काउंट करेंगे तो टोटल 16 हो जाते हैं, अर्थात जो F2 पीढ़ी में संततियों की संख्या होती है वो 16 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के 22वें क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो मनुष्य का 22वां क्रोमोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऑटोसोम, दूसरा ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम और चौथा ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो जब मनुष्य में 22 जोड़ी या 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं तो 22वां जोड़ा जो होगा वो दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम का ही तो होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जिसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ है? कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहला ऑप्शन है अमेरिका से, दूसरा एशिया से, तीसरा अफ्रीका से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव है, मानव का उद्भव स्थल अफ्रीका है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जो हमारे जटिल अंग थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? पहला ऑप्शन है जीनोटाइप से, दूसरा ऑप्शन है एशिया से, तीसरा ऑप्शन है क्रमिक विकास से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीनोटाइप, किसी जीव की अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। ये पिता से जटिल अंगों का प्राप्त होना तभी हो पाएगा जब पिता ऑलरेडी जटिल होगा, तब वह उसकी संरचना उच्च स्तर की होगी तब। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्रमिक विकास से जो जीवों का विकास हुआ है वो भी क्रमिक विकास से ही हुआ है और उनके जो अंग हैं सरल से जटिल की ओर इनका विकास हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जटिल अंगों की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति जो है वह भी क्रमिक विकास से ही हुई है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे। स्टैनले और मिलर जो थे ये यहाँ पे, और दूसरा वैज्ञानिक हेराल्ड सी उरे, इनके अनुसार प्राचीन वातावरण में कौन सा तत्व उपस्थित था? इन्होंने जो है पृथ्वी पर जीवन की खोज किस प्रकार हुई, कुछ प्रयोग किए स्टैनले और मिलर ने। ये आपको बताना है कि इनके प्रयोग के दौरान इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी पर उस समय वातावरण में कौन कौन से तत्व उपस्थित थे। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है मेथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पृथ्वी प्राचीन वातावरण में पृथ्वी में अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड तीनों उपस्थित थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होता है? जो पृथ्वी पर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विविधता पाई जाती है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है विभिन्नता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा क्रमिक एवं निरंतर विकास, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा का यहाँ पर ऑप्शन है आनुवांशिकता, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर, यह भी रिपीटेड प्रश्न है तो इसीलिए इसका ऑप्शन भी डी सही हो जाएगा। ये सभी कारण जो हैं वो विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन उपलब्ध थे? यहाँ पर जो प्राचीन पृथ्वी थी उस पर कौन से रासायनिक पदार्थ उपलब्ध थे? मेथेन, अमोनिया, जल और इनमें से सभी। तो ये सभी पदार्थ जो है प्राचीन पृथ्वी पर उपलब्ध थे। किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कोई जीवाश्म है, अगर आपको उसकी आयु को निर्धारण करना है तो किस प्रकार करेंगे? पहला ऑप्शन है पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन का जिसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीवाश्मों के अध्ययन से बिल्कुल सही है, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं और इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर जीवाश्म की आयु का निर्धारण चट्टानों की गहराई, कार्बन डेटिंग और पैलेंटोलॉजी से किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? यहाँ पर डीएनए के खंड के द्वारा पूर्वज की खोज करना है। पहला ऑप्शन है आणविक जातिवृत्त द्वारा, दूसरा जीनोटाइप, तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है
प्राकृतिक चयन। तो आणविक जातिवृत्त कहलाती है यहाँ पर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर आपको डीएनए अनुक्रम का अध्ययन आप कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से उसके पूर्वज की खोज कर रहे हैं, तो उसे हम आणविक जातिवृत्त कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म कम प्राचीन होते हैं, ज़्यादा प्राचीन होते हैं, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो खुदाई के दौरान जो जीवाश्म जितनी गहराई पे प्राप्त होता है वह उतना प्राचीन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रूव किया कि दिखाने के लिए कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उनका जो है स्थानांतरण होता है। इसलिए उन्होंने चूहे की 21 पीढ़ी तक पूंछ काटा, ये देखने के लिए कि अगर जब पूंछ नहीं होगी तो क्या उनके चूहे जो होंगे, उससे उत्पन्न चूहे होंगे, वो बिना पूंछ वाले होंगे। तो पहला ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है वाइजमैन, ने वीजमान भी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है मेंडल ने। तो जो वीजमान थे या वाइसमैन थे, इन्होंने चूहे की 21 पीढ़ियों तक पूंछ काटी और क्रॉस कराया, लेकिन हर बार जो चूहे उत्पन्न हुए वो पूंछ वाले ही उत्पन्न हुए, क्योंकि यह एक जीनोटाइप लक्षण था। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है रेडियो कार्य निर्धारण, दूसरा समस्थानिक अनुपात, तीसरा सापेक्ष, और चौथा इनमें से सभी। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए उपरोक्त ये तीनों विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है कि जो मनुष्य में एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा में, दूसरा ऑप्शन है आरबीसी में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आरबीसी के सतह पर, और चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। तो जो मनुष्य में एंटीजन ए और बी होते हैं ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट करके बताना ना भूलें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर ज़रूर करें। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर 96217272 पर मैसेज करें। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए आवाज़ हो सकता है बदली आपको लगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।